हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव भरोस सिंह में। दोस्तों, फ्रांस की क्रांति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों पे मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आज मैं नेपोलियन के उदय यानी राइज ऑफ नेपोलियन पर वीडियो लेकर आया हूँ। नेपोलियन का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, फ्रांस की दशा कैसे बदल रही थी, जिस फ्रांस की क्रांति का जन्म 1789 में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार पर हुआ था, परिस्थितियां किस प्रकार से करवट ले रही थी और फ्रांस की जनता किस प्रकार से उन परिस्थितियों में पिस रही थी। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता एक ऐसे व्यक्तित्व की तलाश में थी जो फ्रांस को गौरव दिलाए और फ्रांस में शांति कायम कर सके। इसमें व्यक्तित्व के रूप में जो नाम उभर रहा था वह था नेपोलियन बोनापार्ट का। तो नेपोलियन बोनापार्ट का उदय किस प्रकार से हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट का संक्षेप में परिचय देख लेते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ। दूसरा, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कोर्सिका द्वीप के ओजासियो में हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु नेपोलियन बोनापार्ट से जुड़ा हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या था। तो नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। जब हम नेपोलियन बोनापार्ट के व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे, उनके जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पर हम नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में संपूर्ण जानकारियों को देखेंगे। क्योंकि आज के वीडियो में हमें देखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट का उदय किस प्रकार हुआ, फ्रांस की स्थितियाँ किस प्रकार से करवट ले रही थी। ऐसी स्थितियों में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। तो चलिए इसको देखते हैं। डायरेक्टरी के शासन में उत्कर्ष, पहला महत्वपूर्ण बिंदु है डायरेक्टरी के शासन में उत्कर्ष। 1795 से 1799 का जो शासन था वो डायरेक्टरी के हाथ में था। इसके पहले हमने देखा है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। ये फ्रांस की क्रांति 1789 में होती है और इसके बाद नेशनल असेंबली का गठन तृतीय स्टेट के लोगों द्वारा किया जाता है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा इसका। आगे चलते हैं और आगे की स्थितियों में अध्ययन करते हैं। 21 सितंबर 1792 में फ्रांस गणतंत्र बनता है और 1793 से 1794 का जो समय रहता है यह फ्रांस के इतिहास में बहुत ही
बुरा समय रहता है, क्योंकि जिस राजतंत्र से फ्रांस की जनता ने तंग होकर क्रांति की थी, उसी प्रकार के दंड का विधान यहाँ प्रारंभ होता है और फ्रांस में दमन चक्र रोबर्स पेयर द्वारा प्रारंभ कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो क्रांति 1789 में हुई थी और फ्रांस का फिर गणतंत्र बना। गणतंत्र बनने के बाद ये शासन मध्यम वर्ग के हाथ में आ गया और मध्यम वर्ग के हाथ में आने के बाद भी फ्रांस अस्थिर बना रहा। आगे की स्थितियां और बिगड़ती चली गई और धीरे धीरे ये शासन डायरेक्टरी के हाथ में आ गया। डायरेक्टरी के हाथ में जब ये शासन आया तो फ्रांस की स्थितियां और ज़्यादा बिगड़ने लग गई। डायरेक्टरी के शासन काल के दौरान फ्रांस में भ्रष्टाचार बढ़ गया और डायरेक्टरी का शासन फ्रांस को पूरी तरह से असफल बना रहा था। ऐसी स्थिति में यहाँ पर नेपोलियन जो अपना अभियान चलाता है, नेपोलियन इटली और ऑस्ट्रिया को 1797 में जीतता है और 1799 आते आते जो डायरेक्टरी का शासन है इसका नेपोलियन तख्ता पलट कर देता है और नेपोलियन को प्रथम काउंसिल के रूप में नियुक्त किया जाता है। क्योंकि अब फ्रांस को मुक्ति दिलाने वाला कोई व्यक्तित्व नज़र आता है तो केवल वह नेपोलियन ही आता है। इसलिए डायरेक्टरी का शासन जो है नेपोलियन के उत्कर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा बिंदु है सैनिक सफलता। नेपोलियन एक जन्मजात सैनिक रहता है। सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद नेपोलियन 1785 में सेना में भर्ती होता है और अपनी योग्यता के बल पर नेपोलियन निरंतर आगे बढ़ता जाता है। तो ये दोनों बिंदु फ्रांस में नेपोलियन के उदय के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। तीसरा बिंदु फ्रांस के गौरव में वृद्धि। नेपोलियन के अभियान से फ्रांस के गौरव में वृद्धि होती है। नेपोलियन लगभग संपूर्ण यूरोप को रोनता चला जाता है, केवल उसका सामना करने के लिए इंग्लैंड ही बचता है। चौथा बिंदु है अपूर्व अवसर। नेपोलियन के जीवन में ऐसा कौन सा अवसर आता है जिससे नेपोलियन फ्रांस की जनता में लोकप्रिय होता है? तो 1793 में तुलो बंदरगाह पर अधिकार का जो अभियान रहता है इसे नेपोलियन सफल बनाता है। इसी प्रकार से 1795 में राष्ट्रीय सम्मेलन की सुरक्षा को भी नेपोलियन सफल बनाता है और इससे नेपोलियन फ्रांस की जनता में लोकप्रिय होता है। पांचवा बिंदु देखते हैं फ्रांस की अराजकता। फ्रांस की दशा दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली जा रही थी। फ्रांस में जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही थी उस परिस्थितियों से फ्रांस की जनता तंग आ चुकी थी। ऐसी स्थिति में वह एक ऐसे व्यक्तित्व की तलाश में थी जो फ्रांस में शांति कायम कर सके और इसमें आशा की किरण नेपोलियन सिद्ध हो रहा था। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं, नेपोलियन की महत्वाकांक्षा। नेपोलियन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। नेपोलियन की महत्वाकांक्षा फ्रांस के सम्राट बनने की थी। नेपोलियन हमेशा कहा करता था, असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में होता है, संसार में असंभव कुछ भी नहीं होता है। अपनी इसी महत्वाकांक्षा के बल पर नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। अगला बिंदु है फ्रांस की जनता का समर्थन। जिस प्रकार से फ्रांस में परिस्थितियां बनती है, ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता उब चुकी रहती है, हताश रहती है, निराश रहती है और नेपोलियन जिस प्रकार से फ्रांस के गौरव को बढ़ाता है उससे फ्रांस की जनता का मनोबल बढ़ता है और फ्रांस की जनता नेपोलियन का
समर्थन करने लगती है। यही अवसर रहता है कि नेपोलियन जो है 1799 में डायरेक्टरी के शासन को समाप्त करता है और प्रथम कौंसिल के रूप में नियुक्त हो जाता है। इस प्रकार से फ्रांस में नेपोलियन का उदय होता है। नेपोलियन के उदय होने के बाद नेपोलियन किन किन सुधारों को करता है, हम अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे और नेपोलियन का व्यक्तित्व कैसा था इस पर भी प्रकाश डालेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री पर जाकर देख सकते हैं और साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स।